होते तो मेरा ख्याल है शाहीन अफरीदी वगैरह होते तो मैच जो है वो हमने जीत जाना था। पर आज जो है वो आपको जल्दी से मालूम है कि 9:30 बजे रात को खान साहब की क़यादत में एक टेलीथॉन जो है वो हो रही है। इस टेलीथॉन का जो बुनियादी मकसद है वो जो हमारे सैलाब से मुतासर 1 करोड़ के लगभग लोग हैं उनका हाथ बटाना है, उनकी मदद करना है। पूरा पाकिस्तान इस जो आफत है उससे मुतासर है। हमें बड़ा अफसोस है कि इस दफ़ा बारिश की जो पेशगोई थी वो तकरीबन 2.5 महीने पहले मेट ऑफिस कर चुका था। हमारा जो इदारे थे NDMA भी और बाकी इदारे भी, उनको ये बात खबर मिल चुकी थी कि आपका ये जो बारिश है इस बार वो पिछली दफ़ा के सीज़न से बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से 2.5 महीने पहले ये जो हुकूमत है और इसके जो सारे माशाल्लाह वज़रा हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बनाने में मसरूफ़ थे। वो डॉक्टर शहबाज गिल को अगवा करके उनको टॉर्चर करने के मंसूबे बना रहे थे। वो PTI के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर केसेस करने के मंसूबे जो हैं वो उस वक्त बना रहे थे। और वो इन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे कि किस तरीके से इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए। ये जो तरजीहात थी हुकूमत की, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान को इस एक अजीम तबाही का सामना है। और ये अजीम तबाही कतई तौर पे ना होती अगर आज से 2.5 महीने पहले हुकूमत वो इक़दामात करती जिसके नतीजे में ये सैलाब की जो मामला है वो रुक सकता था। आपने देखा कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों ने किस तरीके से अपने अवाम को रिस्पॉन्ड किया। अगर 4 सद्दा के ऊपर जो बंद है वो ना हमने बनाया होता तो आज 4 सद्दा का जो शहर है उसको बहुत नुकसान होता। नौशहरा में अगर परवेज़ खट्टक ने वो बंद ना बनाए होते तो नौशहरा शहर जो है उसको बहुत नुकसान होता। इसी तरह सवात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था अगर वो ना होता तो इसको बड़ा नुकसान होता। इसी तरीके से जो तौनसा शहर है उसमें अगर उस्मान बुज़दार साहब ने वो वहाँ पे जो बंद है वो ना बांधा होता तो नुकसान जो था वो बहुत ज़्यादा होना था। लेकिन इन इक़दामात की वजह से आज ये तमाम बड़े शहर जो हैं ये इनकी बचत हो गई, ये बच गए। लेकिन ओवरऑल जो तबाही हुई है, जिस तरह हमने सिंध में देखा है, जिस तरह हमने बलूचिस्तान में देखा है, वो इसलिए हुई है कि आपने वहाँ पर जो 3 काम करने हैं वो नहीं हुए। ये जो सैलाब आते हैं इनकी बुनियादी वजह क्या है? इनकी बुनियादी वजह है कि आपने डैम्स नहीं बनाए, आपने ड्रेन का इंतज़ाम नहीं किया और आपने क्लाइमेट चेंज से निपटने का आपका मंसूबा नहीं हुआ। आज सिर्फ पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई शख्स बात करता है तो इमरान खान है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर 10 बिलियन ट्री सुनामी, आपने दरख्त उगाने की बात ही इमरान खान के अलावा किसी से नहीं सुनी। आपने डैम बनाने की बात ही इमरान खान के अलावा किसी से नहीं सुनी। इसी तरह से हमने जो कराची में काम किया था, अली जैदी ने, PTI ने जो काम किया था जिसके नतीजे में ड्रेन्स खोले थे, ये पूरे सूबों में होना चाहिए था। अगर सिंध में ड्रेन्स खुले होते ये तबाही ना होती। और फिर आप क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए उनसे ड्रेन जो है वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए आबादी की तरफ मोड़ रहे हैं, तो ये सारी तबाही हुई। 12 इस वक्त हमारा जो मतमा नज़र है वो ये है कि रात को हम 7 बजे ये जो फ़ोन लाइन्स हैं ये ओपन हो जाएंगी। 7 बजे ये फ़ोन लाइन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, नंबर्स सोशल मीडिया के ऊपर। तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, कतई नज़र कि वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इन अकाउंट्स में जो है वो पैसे दें। दूसरी तरफ मैं ये बात बिल्कुल वाज़े कर दूं कि PTI के किसी भी लोकल तंजीम को ये इजाज़त नहीं है PTI की तरफ से कि वो जो चंदा महम वगैरह शुरू करे। लिहाजा PTI के जो तमाम कोई वर्कर्स ने अगर नीचे कैंप शुरू किए हुए हैं उनसे मैं कहता हूं कि वो फौरी तौर के ऊपर इस टेलीथॉन में वो जमा करवाएं और अपने कैंप्स जो हैं उनको बंद किया जाए। और चंदा लेना, स्पेशली जो पैसे लेने हैं, वो किसी तौर के ऊपर भी उसकी लीडरशिप ने इजाज़त नहीं दी हुई। ये दोनों अकाउंट्स जो हैं ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं। अगरचे ये KP और पंजाब के दो खैबर बैंक और पंजाब बैंक जो है वो इसको हमें स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन जो टेलीथॉन हो रहा है वो पूरे मुल्क के लिए हो रहा है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान में जो
तबाही हुई है, सिंध में जो तबाही हुई है, बलूचिस्तान में जो तबाही हुई है, हम उनकी हुकूमतों के साथ मिलके इसमें जो है वो काम करेंगे, वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो मिलके उसमें जो है वो काम करेंगे। लेकिन असल जो हमारा मसला नज़र है वो ये है कि किस तरीके से फौरी तौर के ऊपर लोगों को क्या रिलीफ जो है वो दी जा सकती है। और उसके लिए मेरी अपील ये होगी, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज़ादी इजहार के ऊपर जो एक बैन लगाया गया था इमरान खान की स्पीचेस के ऊपर, उसको आइन से मुतसादम करार देते हुए उसको मुअत्तल कर दिया पैमरा के फ़ैसले को। और इंशाअल्लाह अब ये ज़्यादातर जो हमारे टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर भी ये टेलीथॉन जो है वो हो रही होगी। 500 के लगभग जो डिजिटल हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये टेलीथॉन हो रही होगी और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस फंड रेजिंग में शिरकत करेंगे। और इंशाअल्लाह जिस तरह से इमरान खान ने पहले एक बहुत बड़े फ़ंड जो हैं वो जमा किए हैं और पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों की उससे मदद हुई है, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इसके ऊपर भी वो ये काम जो है वो इंशाअल्लाह करेंगे। अब आइए इस मामले की तरफ जो आज मैं भी देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता साहब जो हैं वो एक्सप्लेन करें और ये हुकूमत एक्सप्लेन करे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फ़ोन टैपिंग की है। फ़ोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों वो बेबस हैं एजेंसीज़ की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। जजेस के फ़ोन टैप हो रहे हैं, हमारे आला तरीन जो एहलकार हैं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि कोई प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। हालांकि आर्टिकल 14 जो है पाकिस्तान के आइन का वो राइट टू प्राइवेसी देता है, आर्टिकल 9 है, 10 है, 14 है, ये तमाम आर्टिकल हमारी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टोटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई, इसके बावजूद इसका जो बुनियादी नुक्ता है उससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। जो बुनियादी नुक्ता उठाया है शौकत तरीन ने, नौसन लगारी ने और झगड़ा ने, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही कह दिया था, जब तक IMF का फुल डिस्क्लोजर नहीं होगा उस वक़्त से पहले हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में जाके इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। ना इन्होंने ऑयल प्राइसेस को निगोशिएट किया प्रॉपरली, ना इन्होंने बिजली के प्रॉपरली निगोशिएट किया। बिजली के बिल देना आज आम आदमी के लिए उसकी कमर टूट गई है। सफ़ेद पोश आदमी बिजली का बिल दे ही नहीं पा रहा। तेल की कीमतों में इन्होंने अंधों की तरह इजाफा किया है। तेल की कीमतें आम आदमी के बस से ही बाहर हो गई हैं और हर चीज़ ये कह देना कि नहीं IMF कह रहा था तो इसलिए हमें करना पड़ा, ये कोई जवाब नहीं है। इस तरह से मईशत नहीं चलती। अगर आपने सारी मईशत ये जिस तरह से चलानी है कि आपके जो मिडिल क्लास है उसकी कमर ही टूट जाए, वो खड़ी ना हो सके, कीमतों में इतनी कमी हो जाए, इतनी ज़्यादा इजाफा हो जाए। आपकी सब्ज़ियाँ इस वक्त देखें किधर चली गई हैं। सब्जियों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमारा किचन जो है वो लोगों के बंद होना शुरू हो गए। बेरोज़गारी आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है, आपके लिए इस वक्त फैक्ट्रियां चलाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि आपकी जो इस वक्त फैक्ट्रियों के हालात हैं उनमें एनर्जी प्राइसेस इतनी महंगी हैं कि वो इस वक्त फैक्ट्री चल ही नहीं पा रही। लिहाजा आप फैक्ट्रियां बंद करके मईशत कैसे चलाएँगे? सिर्फ कर्ज़े के ऊपर मईशत नहीं चलती। बिल्कुल वाज़ेह बात है, हम इस वक्त जो सूबे हैं हमारे वो इस वक्त सैलाब से तबाही हो गई है। पिछली दफ़ा जब कोरोना आया था तो इमरान खान ने बात की थी IMF के हेड से की थी। हम क्या कह रहे हैं इनसे कि आप ये बात करें उनसे कि सैलाब की इन तबाहकारियों के साथ हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम ये सरप्लस दे सकें। अगर ये गद्दारी है, अगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना गद्दारी है, ये तरीके इंसाफ की करती रहेगी। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने गरीबों की कमर तोड़ दी है और उसके ऊपर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हर सूरत में हमने IMF के प्रोग्राम को इसी तरह से ही वो जो है वो लेके जाना है। आप इस तरह लेके नहीं जा सकते। आपको सूबों की रिजर्वेशंस को सामने रखना होगा। आपके पास इतना वक्त नहीं था उस वक्त कि आप तैमूर झगड़ा के साथ और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत कर सकें। और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हमसे ज़्यादा तो नून लीग के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। आप आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने जो सोहेल वड़ाई साहब के साथ गुफ्तगू की वो अब आपके सामने है। सो मिफ्ता इस्माइल तो इस वक्त
مجھے یوں لگ رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی جو تنقید کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اپنی پارٹی میں شدید تنقید کا اس وقت سامنا، وہ کس منہ سے جو ہے وہ اس وقت شوکت ترین کو اور جھگڑا کو اور ان باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تانے دے رہے ہیں ان کو. آپ کی تو اپنی پارٹی میں آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. سو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی جو ریزرویشنز ہیں، جن کا اظہار اس فون کال میں ہوا ہے، یہ بالکل درست ہے. ہمارے نزدیک پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے لوگوں سے جڑا ہوا ہے. یہ ریاست کوئی ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کا نام نہیں ہے، یہ ان 22 کروڑ لوگوں کا نام ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں، اور ان 22 کروڑ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہماری پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. ہم صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے 50 لوگ یا 60 یا 70 لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں یہاں پہ نہیں ہیں، جن کا کوئی بزنس یہاں پہ نہیں ہے. کسی نے لنڈن میں اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. ہماری پرائیورٹی پاکستان کے عوام ہے، اور ہم نے ان کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہوگا. پاکستان کے عوام میں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا فل ڈسکلوجر ہو، اور نمبر 2 جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد سرپلس کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ہم سے طے کیا جائے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیلی تھون میں جو معاملہ آئے گا. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، پاکستان کا بحران خالصتاً اکنامک نہیں ہے. کوئی بھی حکومت جو اس حالت میں ہو، اب مفتاح اسماعیل مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اپوزیشن کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، ریپرزینٹ وہ پاکستان کو کر رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ کی جب تک پوزیشن نہیں ہے آپ نہیں اس کو جو ہے وہ کر سکتے، پاکستان کو ریپرزینٹ آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا بڑی امپورٹنٹ، اگر مفتاح اسماعیل کی جگہ میں ہوتا یا کوئی بھی اور آدمی ہوتا، وہ اس نے اپنی پارٹی کی تنقید کے بعد ریزائن کر دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہتے جس بندے کو لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں. اب آپ کے اوپر نہ اپوزیشن کا اعتماد ہے، نہ آپ کی اپنی پارٹی کا اعتماد ہے، لیکن آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نمائندگی میں کروں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تیمور جھگڑا نے اور محسن نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں. جواب دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جواب نہیں دیں گے ہم سمجھیں گے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. شکریہ. سر یہ بتائیے گا، آج تیمور جھگڑا صاحب نے تو اپنا ایک پریس کانفرنس میں ایکسپلین کیا اس سارے معاملے کو جس کا آپ نے ذکر کیا. کیا پارٹی قیادت نے شوکت ترین کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر کوئی وضاحت دیں کہ یہ سارا معاملہ بیسیکلی کال کا تھا، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا سر، ابھی جس طرح کچھ ہی ماہ پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق جو ہے وہ باقاعدہ اسی ایوان میں ان سے چھینا گیا، اور اب دوبارہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ کہ ہم انہیں ووٹ کا حق نہیں دیتے لیکن ہر مشکل میں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ اسپیشل ٹرانسمیشن تو آج پی ٹی آئی سانس لے تو اس پہ ہو جاتی ہے الحمدللہ. عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ اب تو صحافت پریس ریلیز کی صحافت رہ گئی ہے، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ اب تو ہمیں آتا ہے کہ یہ پڑھ کے بول دیں، ہم پڑھ کے بول دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوں، صدف عبدالجبار جیسی لڑکی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ گل کے کیس میں نامینیٹ کر دیا. اب نیوز کاسٹر کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ غداری کے کیس اور میوٹنی کے کیس میں ڈال رہے ہیں. عماد یوسف کو ڈال دیا، ARY کو آپ نے بند کر دیا. پاکستان میں اس وقت تو انڈیپینڈنٹ تو جو ٹی وی رہ گئے ہیں وہ بیچارے پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو کیا حالات چل رہے ہیں. سو اسپیشل ٹرانسمیشن تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک ہی طرح کے صحافی، ایک ہی طرح کے سوال، ایک ہی طرح کے گروپ، کوئی ڈائیورسٹی تو ہے ہی نہیں. کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو تو جو ہے اس میں آتا ہی نہیں ہے. تو صحافت کا تو اس وقت حال ویسے ہی بڑا پتلا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے جو آج تیمور نے اور اسد عمر صاحب نے ایکسپلین کر دی ہے. ترین صاحب کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ادھر ہی ہیں، میڈیا پہ آتے رہتے ہیں. جس طریقے سے آج انہوں نے کہا کہ اسٹرائک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بیانیہ دوبارہ میں نے کوشش کی کہ شاید فوج کے اور پی ٹی آئی کے جو تعلقات کہا جا رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کو دوبارہ خراب کرنے کی سازش نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ پاکستان میں اہم بات یہ ہے کہ عوام کے تعلقات اور پی ٹی آئی کے تعلقات جو ہے وہ صحیح رہنے چاہیے. وہ یہ تعلقات نہیں توڑ پا رہے. باقی سارے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ان کا فرق نہیں پڑتا. عوام سے تعلقات جو ہے وہ مضبوط رشتے کے اوپر قائم ہے. عوام آج بھی سمجھتی ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ عمران خان ہے، اور پوری عوام انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ فون ٹیپنگ ہوئی اور یہ غلط بات ہے. دوسری جانب کس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ملک سے غداری جب سیاستدان کرتے رہے تو ان کی فون ٹیپنگ ہوتی رہی ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. کیا آپ کو
को माना जाए या इमरान खान साहब? ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। इमरान खान ने ये कहा था कि जो फ़ोन टैपिंग होती है कि जहाँ पर आपके मुल्क की इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, लेकिन फेयर ट्रायल एक्ट में अगर आप उठा के देखेंगे उसमें तरीक़ाकार दर्ज है कि फ़ोन टैपिंग कैसे होनी है। ज़ाहिर है आप कानूनी फ़ोन टैपिंग जो है वो एक अलहदा मामला है, उसको बिल्कुल ही जो है वो जोड़ना वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।